बात चल रही थी नॉन क्विट एग्रीमेंट, तो इनका नाम ही इंडस्ट्री में उस हिसाब से थोड़ा ख़राब है कि क्विट नहीं करते। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वी आर ऑल सेलिंग इन अ गुड बोट विच इज स्ट्रॉन्ग एंड टेक अ साइड। बाकी मैं तो क्रिएटिव आदमी हूँ, तो जिस तरीके के कंटेंट इन लोगों ने चुने हैं वो बहुत बहुत बढ़िया हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारा है। तो आई थिंक वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि अब रशिया भी इन्वॉल्व है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगला एक शो रशिया में शूट होना चाहिए। नहीं, यही प्लानिंग है। अगर रशिया के साथ हमारा जो जॉइंट वेंचर है वो इसीलिए था कि दे वांट टू प्रमोट टूरिज्म ऑफ रशिया और वी वांट टू प्रमोट आवर प्लेटफॉर्म इन रशिया। तो एक जॉइंटली हमने विन विन सिचुएशन में एग्रीमेंट किया है कि हम बॉलीवुड को, हमारे प्रोडक्ट्स को रशिया में लॉन्च करेंगे और रशिया कंट्री में शूट का अलाउ किया है कि जिस तरीके से, क्योंकि दे नोज कि मैंने सब्सिडी में मोर देन 12 कंट्रीज के साथ में काम किया है। तो दिस टाइम वी आर वर्किंग विद रशिया एंड दे आर प्रमोटिंग बॉलीवुड इंडियन आर्ट्स इन रशिया। ये जो सब्सिडी जो चीज़ होती है, ये हिंदुस्तान में लाई किसने? ये लाने वाला बंदा मैं था। और ये जो सब्सिडी वर्ड्स आया है, हमको तो पहले टीवी नहीं देते थे लोग, हम टीवी लेने जाते थे किश्तों पे, तो बोलते थे फिल्म लाने वाले चलिए आगे बढ़िए। तो हमें ऐसा लगता था कि यार फिल्म को इज्जत मिलनी चाहिए, फिल्म लाने वालों को उसका हक मिलना चाहिए। तो मैंने ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ में हमारी एक मीटिंग थी 2004 में, तो मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि आप टूरिज्म पे कोई भी कंट्री का टूरिज्म बजट बहुत बड़ा होता है, तो अगर आप टूरिज्म बजट को थोड़ा सा डाइवर्ट करें टूवर्ड सब्सिडी में और फिल्म वालों को कहे कि हम सब्सिडी देने तैयार है, तो बहुत सारा मीडिया आपके पास में आएगा, बहुत बड़ी फिल्में आएंगी आपके पास। और वो बात सच हुई जब हमने 2007 में वहाँ से छोड़ा। 700 फिल्म का हमारा टारगेट पूरा हुआ था। 300 फिल्म ऑन रिकॉर्ड मैंने की थी उसमें। तो सब्सिडी मिली फिल्म लाने वालों को, आज स्टेट लेवल पे मिल रही है, यूपी गवर्नमेंट दे रही है, उत्तराखंड दे रही है, भोपाल मध्य प्रदेश से। तो ये सारी शुरुआत हुई। एटलीस्ट मुझे खुशी है कि ये शुरुआत करने वाले हम थे। सर, लाइन प्रोड्यूसर में सब्सिडी में कितना फर्क होता है? जैसे लाइन प्रोड्यूसर रहता है, वहाँ पर हम शूट करने जाते हैं, जी, एक होता है सब्सिडी, जी, उसमें नहीं, लाइन प्रोड्यूसर होता है जो आपका पूरा शूट को मैनेज करता है, प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है उस जगह पे जहाँ पे हम शूट करने गए हुए हैं। उसका सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ही इज प्लेइंग अ बिग पार्ट, क्योंकि जितने सब्सिडी के नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो करने के लिए वहाँ की बिलिंग, वहाँ के लोकल आर्टिस्टों को काम देना, वहाँ के लोकल टैलेंट को बाहर लेकर आना, तो ये सारी चीज़ें हमें लाइन प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस करता है। क्योंकि हम किसी भी अनजान जगह पे जाए तो उस जगह से अनजान होते हैं। जब एक अच्छा लाइन प्रोड्यूसर आपको मिलता है तो लाइन प्रोड्यूसर आपको बताता है कि ये इसको लीजिए, ये कलाकार अच्छा है, इसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपकी आधी जर्नी बच जाती है उस खोज की जिसकी तलाश में आप वहाँ गए। अभी सर कहानी उल्टी हो चुकी है कि इंडिया में महंगी बनती है फिल्में, बाहर सस्ती पड़ जाती है। नहीं, महंगी बनती है इस वजह से है, मैं खुद ये कहता हूँ कि मैंने एक फिल्म की शूटिंग की थी, हर जगह की यहाँ पे परमिशन लगती है, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमने 45 डेज लंदन शूट किया था और एक दिन मेरा बॉम्बे शूट था। यकीन मानना, उस एक दिन की शूटिंग मुझे वहाँ के 10-12 दिन के जितने लेवल पे पड़ी थी। तो इस बात को मैंने उस वक्त के कमिश्नर साहब के पास जाकर बात की थी, और इंडिया में भी, बॉम्बे में एटलीस्ट 1 विंडो परमिशन शुरुआत हुई उस वक्त में, लेकिन अब भी वो 1 विंडो सपोर्ट है फिल्म लाइन वालों के लिए। लेकिन जब एक्चुअल में आप शूट करने जाते हो तो वही गुंडागर्दी, वही पुलिस, वही लोकल माफिया, लोकल आर्टिस्ट, सबको पैसे देने पड़ते हैं। हम भी यहाँ पे वर्सोवा में शूट किए थे, तो हमको भी ऐसी कई दिक्कतों का सामना है। तो खैर, ज़माना अभी डिजिटल हो रहा है, हर चीज़ आजकल मोबाइल पे लोग शूट कर लेते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें यहाँ पे भी कम हो जाएंगी। इकबाल भाई, कितना कंफर्टेबल होता है बाहर विदेश में शूट करना आजकल, जो है जो सब्सिडी देते हैं वहाँ पर शूट करना कितना ईजी रहता है इंडिया के मुकाबले? मुझे आप पूछ रहे हैं? हाँ जी। तो प्रोड्यूसर के लिए बहुत मजे वाली बात है, हमारे लिए तो हम शूटिंग करते हैं, उसका पैसा थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, तो मुझे सवाल बेसिकली आपको समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ बाहर शूटिंग करना कितना इंटरेस्टिंग होता है आप लोगों के लिए, कितना सेफ्टी रहती है बाहर विदेश में शूट करना है इंडिया में शूट करना कंपेयर? मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे शूट करने में हमारी कोई सेफ्टी कुछ कम है, ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ नहीं है। एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं ये कहूँगा कि जब बाहर का कोई शेड्यूल होता है, एज लॉन्ग एज की वो स्टोरी डिमांड करे, तो एज एन एक्टर आई फील कि सारा आपका कंसंट्रेशन उस टाइम उसी काम पे होता है। क्योंकि आप काम करते हैं, आप अपने कमरे में जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह काम करते हैं, वापस जाते हैं, ऐसा
मतलब जितनी भी बाकी सारी जो डिस्टर्बेंसेस तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं उन सब से आप कट ऑफ होते हो और काम भी फट जल्दी हो जाता है। और आजकल दुनिया तो बहुत छोटी हो गई, तो उस हिसाब से अगर जितना रियलिज्म दिखाया जाए, जहाँ इंटीरियर्स में जाया जाए ताकि बाकी सारा देश भी हमारे इंटीरियर्स को देख सके, तो उसमें बड़ा ही एक अपनी खूबसूरती होती है। सुनील जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? इस मामले में मैं यही कहूँगा कि फिल्म अगर अच्छी है तो देश में शूट करना हो या विदेश में, जैसा सर ने कहा, बस आजकल कहानी हीरो है। सबसे पहले कहानी अगर अच्छी होती है तो आप बढ़िया सा कोई लोकेशन पकड़ लो, और हमारे देश में तो किसी लोकेशन की कमी नहीं है। मतलब आप यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, ऐसे गांव है, ऐसी नदियां हैं, हाँ पंजाब है, महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कि बॉम्बे से बड़े, अभी तक मैंने एज ए प्रोड्यूसर 4 फिल्में बनाई है, अपने बजट में बनाई है। तो 4 फिल्में जो मैंने बनाई, मुझे ये मालूम हुआ, दूसरों की फिल्मों के लिए मैं बाहर जाता हूँ, कि बॉम्बे से अच्छा लोकेशन कहीं नहीं है, बॉम्बे से ज़्यादा अच्छी सुविधा कहीं नहीं है, बॉम्बे से अच्छा कोऑपरेटिव कहीं आर्टिस्ट कहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आपको 10 किलोमीटर के बाहर गांव भी मिल जाता है, 10 किलोमीटर के बाहर नदी भी मिल जाती है, पहाड़ भी मिल जाते हैं, पर्वत भी मिल जाते हैं, खेत भी मिल जाते हैं, खलियान भी मिल जाते हैं, शहर भी है, मेट्रो भी है। मतलब आप जो परमिशन लेना चाहो, जहाँ से शूटिंग की रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं। और आजकल तो जैसा सर ने कहा, छोटे छोटे कैमरे भी आ गए, तो गोरिल्ला भी हो ही जाता है। कोई अपना वाकया शेयर करेंगे विदेश का, जो आप करके आए हो उसके बारे में? विदेश में मेरी शूटिंग का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैंने वर्ल्ड टूर किए, आमिर खान के साथ लगान का पूरा वर्ल्ड टूर किया था, आशीष गोवारीकर और सब तमाम टीम। तो मैंने 1.5 महीना उनके साथ में शोज किए थे अमेरिका और कनाडा के। फिर उसके बाद सोनू निगम जी के साथ में एक और वर्ल्ड टूर किया, जिसमें मैंने सारे ही देश घूम लिए थे, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड, वेस्ट इंडीज। तो परमात्मा की कृपा से विदेश का कोई भी ऐसा शहर नहीं बचा है और इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं बचा कि जहाँ मुझे परफॉर्मेंस करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, देश विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन हाँ, ये कि शूटिंग के लिए अभी तक विदेश का मौका अभी तक नहीं मिला मुझे। याद बस जो भी इवेंट में लेते हैं इनको, मेरी उनसे वही दरख्वास्त है कि इनका जो एक्ट होता है वो एंड में रखना चाहिए। पहले रख दिया तो फिर गड़बड़ होता है, फिर बाकी सब थोड़ा इनका प्यार है। इकबाल भाई मुझे एक बार इलाहाबाद दिखे थे, इलाहाबाद का इनके फैमिली फंक्शन का था मामला, और वहाँ पे इनका एक चेला भी था, क्या नाम उनका, हीरो जो बन गया लड़का, जो एक लड़का हीरो बना है, वो भी इनके साथ में था। वो बहुत अच्छा उसने भी परफॉर्म किया। और मुझे तो क्योंकि वो फैमिली के लोग, अभिजीत सावंत था, करेक्ट, अभिजीत सावंत था, मैं था, इकबाल भाई थे, अभिजीत सावंत ने उसके बाद आपके सब कुछ होने आप ही उसके, वो तो बेचारा आसमुख आदमी। कहने का मतलब कि जैसे इकबाल भाई कह रहे हैं, मेरी लाइन है कि वो मुझे मानता है, ये उसकी मानता है। वाह वाह। आपको जो सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर हल्का सा दबाव और टैलेंट भी है ना, वो भी उभर के आता है। और अगर नेगेटिव लोग हैं तो वो आप जिसमें अगर मास्टर भी है तो उसमें आप स्टूडेंट भी नहीं रहते, कुछ अलग। बिल्कुल। तो ये इकबाल भाई की, इसलिए तो महाबली का इकबाल बुलंद है। महमूद भाई का इकबाल बुलंद है। मोहम्मद भाई, आखिरी सवाल, आज इस मौके पर कोई अनाउंसमेंट हुआ आपका किसी फिल्म को लेकर, वेब सीरीज को लेकर? जो नहीं, एक्चुअल का आज का प्रोग्राम था, एक्चुअल में भाई का हम लोगों ने जो काम किए हैं उसका ट्रेलर लॉन्च था, और किसी वजह से वो ट्रेलर लॉन्च क्यों नहीं, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट हमें ऐसा लगा कि अभी थोड़ा सा काम और करना बाकी है, तो हमने उसको करके आज हमने इंडो रशियन का लॉन्च रख दिया। क्योंकि काफ़ी मेरे गेस्ट, मैं बैक टू बैक पिछले 18 दिनों में 16 शहरों को कवर किया हूँ डॉन सिनेमा के प्रमोशन को लेकर। तो ये मेरी बॉम्बे की जर्नी थी, जहाँ पे मुझे कोल्ड ब्लड। परसों हम लोग दिल्ली में थे। हाँ जी, दिल्ली में JW मेरिट में बहुत बड़ा फंक्शन था, और तमाम देश और दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पर आके बैठे थे, OTT प्लेटफॉर्म वाले आके बैठे थे, बड़ा अच्छा शो हुआ था। तो मतलब मैं भी उसमें शामिल था। तो अच्छा, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रमोशन हो रहा है। थैंक यू सर। सर आप बताइए सर। हाँ जी, व्हाट्स द क्वेश्चन फॉर मी? सर, आज के टाइप के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इंडो रशियन का जो साझा हुआ है मोहम्मद जी के साथ में? So Russia and India has been partners since we were in our childhood. बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स है. Russia has partnership with India on military side. Our chess players has been always learning from Karpov and Kasparov से सीखते थे. तो हमारा जो बॉलीवुड है और रशिया की जो मूवी इंडस्ट्री है उसके साथ की बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप से आई बिलीव दैट कमर्शियली देयर विल बी
वेरी पॉजिटिव इनफ्लो ऑफ फंड। और पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि कॉन्सुलेट्स आर विजिटिंग समवन्स ऑफिस फॉर पार्टनरशिप। तो ये कोविड पोस्ट कोविड टाइम में मूवी इंडस्ट्री के लिए रसिया के साथ जो पार्टनरशिप के लिए इन्होंने डोर्स ओपन किए हैं विद दैट यंग स्टार्टअप्स जो है और नए प्रोजेक्ट जो OTT के ऊपर आने वाले वो सब भी अपनी स्ट्रीमिंग रसिया में कर पाएंगे। एंड एज यू नो OTT प्लेटफॉर्म की रेवेन्यू के लिए मूवी बॉक्स की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड थिएटर एंड अदर थिंग। डिस्ट्रीब्यूशन इज सो इजी विद द पेमेंट गेटवे, विद द क्लिक ऑफ द बटन आपकी मूवी डाउनलोड होकर अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। सो आई एक्सपेक्ट ए वेरी बिग रेवेन्यू from Russian audience and vice versa, because a lot of Russian movie will be dubbed here and it will be streamed on Don Cinema. So commercially this partnership is very very viable. Thank you sir. थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, महमूद भाई मेरा भाई है और आप सबने देखा है बहुत हार्ड वर्क किया है डॉन सिनेमा को खड़ा करने में। और इंडो रशियन ये जो करने जा रहे हैं ये पहली बार नहीं है। इन्होंने हिंदुस्तान में ईरानी फिल्म्स, कोरियन फिल्म्स, मॉरिशस, ये सब जगह जाके, इजिप्ट, सारी जगह में जाके घूम के हिंदुस्तान के अंदर ऐसा सिनेमा लाने की कोशिश की है हमेशा जिससे हिंदुस्तान को थोड़ा सा फ़र्क पड़े, थोड़ा चेंज आए उसके अंदर। और डॉन सिनेमा में इनका यही सबसे बड़ा रोल है कि इनको फिल्मों का सेंस है, क्योंकि एक बहुत हार्ड वर्किंग प्रोड्यूसर भी रहे हैं और कादर खान जी के साथ में इन्होंने काफ़ी वक्त बिताया बड़े बड़े सेट पे, बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के साथ, हीरो के साथ। तो इनको ये नॉलेज है कि फिल्मों का नॉलेज, आप एक OTT चला सकते हो लेकिन उस OTT को चलाने के लिए आपको फिल्मों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप फिल्में जीना चाहते हैं तो आप उसको संभाल सकते हैं, क्योंकि ये आदमी फिल्मों को जीता है, उसको समझता है। स्क्रिप्ट सेंस ऐसा है इस आदमी का, ये आदमी लिख दे अगर तो लिखावट ऐसी है, और जब बोलने लगता तो मतलब इस नॉलेज और ये सारा जूस जो इन्होंने जमा किया अब उसको रशिया की फिल्में ला रहे हैं। रशियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग। रशियन कॉन्सुलेट सब आए हुए थे यहाँ पे और बहुत अच्छा जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इससे डॉन सिनेमा और हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा ही होगा। बंद दरवाजे में अभी काफी डिस्कशन हुआ आपका, कितने असाइनमेंट साइन हुए आपके अभी? नहीं, असाइनमेंट बाहर खड़े थे और आप और महमूद भाई अंदर थे। देखो क्या होता है, मेरी माँ ने एक बात कही थी मुझसे कि बेटा जब यही तेरा है तो सारे असाइनमेंट तेरे हो गए, अगर असाइनमेंट 4 लेगा और ये तेरा नहीं है तो क्या मतलब है असाइनमेंट का। तो ये हमारे भाई है और हम साथ में बिगिनिंग से है और हमेशा रहेंगे जब तक कि हम ये मुझे कब्रिस्तान छोड़ दे, मैं इन्हें कब्रिस्तान छोड़ दूं, उसके बाद का साथ फिर छूट जाएगा। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हम साथ में हैं। हमारी कभी कोई नाराज़गी हुई नहीं। दोस्त जो होते हैं एक घर में 2 बर्तन बचते भी हैं, तो वो होता है, वो दोस्ती में होता है। लेकिन आज फिर हम साथ में हैं और हमेशा साथ में रहेंगे। ये कहा जाता है कि अपना मारेगा तो छाया में डालेगा। हाँ, अपने अपने होते हैं, अपने अपने होते हैं। नाराजगी भी अपनों से ही होती है और ये अपने ही है। हमारी नाराजगी कभी थी नहीं वैसी। आज जो हम साथ में बैठे हैं और जो डिस्कशन हुआ वो अच्छी फिल्मों के बारे में हुआ है, अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम टॉकर्स हाउस बहुत ही जल्दी लेके आ रहे हैं, और उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था कि टॉकर्स हाउस को कैसे लाना है, किस लेवल पे लाना है। और MX ने हमारा ऑलरेडी चोरी कर लिया कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने उनको कुछ बोला नहीं। तो खैर, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत ही ओरिजिनल है, जिसमें आप इंशाल्लाह देखोगे कि हमारा लेवल बिग बॉस से मैच होता नजर आएगा आपको। तो वो डिस्कशन हो रहा था। किस टाइप का बिग बॉस से थोड़ा सा बड़ा बताएंगे? सी इसमें क्या है कि 44 इन्फ्लुएंसर एक ही घर में रहेंगे जो हिंदुस्तान के टॉप इन्फ्लुएंसर होंगे, और उनको रहने के बाद वो सब अलग अलग जगहों से, कोई बंगाल से, कोई कलकत्ता से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से है, हम बाहर से भी बुलाएंगे, लंदन से, यहाँ से। तो ये सारे इन्फ्लुएंसर एक घर में रहेंगे, और फिर जब ये एक घर में रहेंगे तो आप समझ लीजिए टास्क दिए जाएंगे, इनको खिलाया जाएगा, और इनके अंदर से जो कॉकटेल जूस बन के निकलेगा वो एक विनर होगा। असल में एजाज भाई ने बिग बॉस किया है, तो बिग बॉस की कामयाबी, अगर टोटल सीज़न की बात करें तो जो सीज़न में एजाज भाई थे वो सबसे कामयाब सीज़न था, सबसे हॉट सीज़न माना जाता है। और जब एजाज भाई की इस प्रोग्राम को लेके, इस टॉकर हाउस को लेके ये है कि ये कामयाब है। असल में जिस दिन भी मैंने ये प्रोग्राम तय किया था कि मैं टॉकर हाउस बनाऊंगा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हेल्प मी कि मैं तेरे साथ में हूँ, अगर मैं तेरे साथ में रहूँगा तो कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं है। वो कहानी भी अच्छी है। एक्चुअली हम लोग ऑफिस में बैठे थे, मेरी ऑफिस में हम बैठे थे, तो मैं टिकटॉक भाई को ये भी नहीं पता टिकटॉक क्या है। भाई ये टिकटॉक क्या है? मैंने कहा भाई ये देखो ये लौंडे है, ये शाहरुख, सलमान
आमिर से ज़्यादा इनके व्यू आते हैं, इनके लाइक्स आते हैं और ये हिंदुस्तान को चला रहे हैं। फिर वो आइडिया निकाला हम लोग ने और हमने बोला एक शो बनाते हैं, और इन्होंने वो शो को रेडी किया। कुछ कारण से अच्छा ही वो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, लेकिन इनकी भी अम्मी का इंतकाल हो गया, मेरी अम्मी भी नहीं रहे, तो कुछ चीज़ें फैमिली की भी हुई, कुछ चीज़ें ये हो। लेकिन अब जो आएगा टॉकर्स हाउस, आप लोग हंस हंस के मर जाएंगे, रो रो के मर जाएंगे, आप लोग पागल हो जाएंगे। क्या ये बिग बॉस को टक्कर देगा? मतलब देखो, बिग बॉस एक अलग शो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट वांट टू डू एनी कंट्रोवर्सी बिफोर वी स्टार्ट द शो। इज सलमान खान, माय एल्डर ब्रदर, आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज द बेस्ट होस्ट इन इंडिया। मैंने उनसे ही सीखा है होस्टिंग कैसे करते, तो मैं वही करूंगा। आप समझ लो कि मैं ओटीटी का सलमान खान हूं यार। तो मेरा बड़ा भाई उधर, मैं छोटा भाई इधर। और इसके अलावा वेब सीरीज वगैरह क्या क्या लेकर आएंगे बाई को लेकर? बैक टू बैक असल में अच्छा नहीं लगता है कि बिफोर गोइंग ऑन सेट अनाउंसमेंट करना, क्योंकि हम लोगों का एक प्लान है कि जो जो काम करेंगे, जिस दिन ट्रेलर लॉन्च करेंगे उस दिन हम सारी चीज़ों को open आप लोगों को बुलाया ही जाएगा। डेफिनेटली विदाउट यू पीपल पवन तेरे बिना नहीं होगा। अभी सबसे पहले आप देखिए कि मुलायम सिंह, डॉन सिनेमा पे आपको अगर कोई वेब सीरीज अच्छी क्राइम ड्रामा की देखनी है तो आप मुलायम सिंह देखिए, अमेजिंग। आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। डॉन सिनेमा को आप डाउनलोड करिए, और बहुत ही जल्दी हम लोग उस पर भी, आईफोन पे भी ला रहे हैं ना, तो iOS भी आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा टेंशन हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन बहुत जल्द आपको iOS पे भी मिलेगा डॉन सिनेमा। डाउनलोड करिए, वॉच वर्ल्ड्स बेस्ट फिल्म्स ऑन डॉन सिनेमा। सर, रसिया से आपका रिश्ता भी रहा है, क्या कहना चाहिए रसिया से? यार तू ये सब बातें इंडिया रशियन की जो चल रहा है। नहीं, रशिया बहुत अच्छी। देखो, मुझे रशियन सैलेड और रशियन, लेकिन रशिया से क्या रिश्ता रहा है? कोई लड़की वगैरह था? नहीं, आई लाइक रशियन सैलेड एंड रशियन वुमेन, यू नो, दे आर ब्यूटीफुल। तो अच्छा लगता है मुझे यार, क्यों? सिर्फ देखने को अच्छा लगता है, यू सी, और रशियन सैलेड खाने को अच्छा लगता है। पवन सर, बिग बॉस आ रहा है, एक दो कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? यार, मुझे लगता है रुबीना जीतनी चाहिए बिग बॉस में, बिकॉज क्या लगता है कि एक लड़की, आज हिंदुस्तान के अंदर नारियों का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है ना। रुबीना ने जो खेला है, राहुल मुझे पसंद है, आई डोंट हेट राहुल, आई लाइक राहुल, बट एक लड़की जिसका पति चला गया है, उसके बावजूद लोगों को ऐसा लगता था कि ये पति के सहारे पे चल रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुबीना इज नॉट लाइक दैट, शी इज अ स्ट्रॉन्ग शेरनी, एंड आई लव यू रुबीना, यू आर अ विनर। तुम जीतोगी और 100% जीतोगी। नहीं जीतेगी तो क्या रुबीना के साथ नाइंसाफी होगी? क्या लगता है यार? अब तो फिर ये वही यार, पवन मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हुई थी क्या? क्या नाइंसाफी हुई बताइए आप? मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी। आप लाइव जा रहे हैं? हाँ, मैं लाइव जा रहा हूँ। मैंने बिग बॉस ने मेरे साथ नाइंसाफी की थी। मैंने अली कुली को मारा था, मुझे निकाल दिया था। अभी मेरे शो के बाद इतने लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सब घर में ही है। किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, कोई चप्पल मार रहा है, कोई मार। तो एकलव्य मैं ही हूं बिग बॉस का, चाहे पांडव कुछ भी करे, कुत्ते के मुंह में तीर मैंने ही मारा है बिग बॉस। लेकिन वो मजा नहीं है बिग बॉस में जो आपके टाइम में था। मानते इस चीज को? आप जबरदस्ती खींचा जा रहा है। शोले कभी बन सकती है क्या? एक बार बन, बस मुगले आजम बन सकती है क्या? इस तरह बिग बॉस 7 कभी नहीं आ सकता। आपको अगर दोबारा न्योता आता है? मुझे रोज आता है न्योता, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। क्यों मना करते हैं? सी क्या है, मुझे जाके किसी का गेम नहीं खराब करना है। मुझे बहुत बुरा लगा था जब अंदर आके किसी ने मेरा गेम खराब किया था। मैं वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहता हूं कि मैं बाहर से उनका गेम देख के जाऊं, मुझे कुछ पैसे मिल रहे, उसके अंदर जाके उनका गेम खराब करूं, उनको जज करूं, उसके बाद उनका मजाक उड़ाऊं। ये मैं नहीं हूं। इस बार नई चीज की है, इन्होंने कॉमन मैन को बंद कर दिया, सब सेलिब्रिटी को अंदर लिया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी इसके लिए मैं कहता हूं, मैं भी एक कॉमन मैन हूं, लेकिन मैंने अपने आप को मेहनत करके सेलिब्रिटी बनाया हूं। अब एक दूसरा कॉमन मैन आके मेरी इतनी 20 साल की मेहनत को, 15 साल की मेहनत को वो बता रहा है तुम जीरो हो, तो आई कांट टेक दिस यार। आज मैं अमिताभ बच्चन, सलमान खान को बोलूँ वो कुछ नहीं है, तो इट्स नथिंग यार। सो वो अच्छा ही हुआ कॉमन मैन को रोक दिया, क्योंकि पहले इंसान जब तब के ऊपर आता है, फिर उसके बाद सब साथ में होते, तो उनको पता है कि खोने को क्या है। कॉमन मैन का क्या होता है, नया आ गया अंदर, उसको खोने को कुछ नहीं हो, किसको भी कुछ भी बोल देगा। 20 साल से कश्मीरा सा मेहनत कर रही है, डांस कर रही है, उसको बोल दिया तू क्या है, काम वाली दिखती है, तो इट्स रॉन्ग। सही बात। सर, आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, काफी दबंग पुलिस वाले आप उसमें हैं, काफी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत बड़ी फिल्म है, तो क्या कहना चाहिए वेब सीरीज में जो आ रहे हैं आप? मैंने अभी एक वेब सीरीज किया जिसमें IPS सूरज सिंह किया हूँ, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं सरदारों की बड़ी इज्जत करता हूँ, सिख कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने वो अलग है, वो विक्रम सिंह राठौड़ अलग है और IPS सूरज सिंह अलग है। 2 पुलिस वाले। विक्रम सिंह राठौड़ जो पुलिस वाला नहीं है,
लेकिन वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए पुलिस को सहारा बना के वर्दी पहन के लोगों को ठगता है वो। लेकिन इन दी एंड असली पुलिस को समझ में आ जाता है और फिर लेकिन उसके काम की वजह से उसको, अब वो आगे तुमको वो बताऊंगा। लेकिन आईपीएस सूरज सिंह का ऐसा है कि एक सिख कम्युनिटी जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में पीस का जो संदेश होता है वो फैलाती है। आप देखिए, आप किसी गुरुद्वारा पे चले जाइए, आपको वहाँ खाना मिलेगा, आपको ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा नाम पवन है या एजाज है या ये है, वो सीधा आपको खाना खिलाएंगे अच्छे से और आपको भेजेंगे। तो मुझे सिख कम्युनिटी बड़ी अच्छी लगती है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और डटे रहने में तो उनको सलाम है। और आईपीएस सूरज सिंह का भी वही काम है। और कुछ कहना चाहेंगे जाते सर? डॉन सिनेमा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डॉन सिनेमा के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। मैंने जैसे अभी कहा कि सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करिए और डॉन सिनेमा की सबसे ओरिजिनल वेब सीरीज मुलायम सिंह देखिए। आपने देखी? हाँ मैंने देखी, मुलायम सिंह मैंने देखी। मैंने तो इन्होंने मुझे बुला के दिखाई और सबसे पहले भाई ने मुझे ही बुला के ट्रेलर दिखाया था और मैंने वो देखते ही मुझे, उसमें सब बड़े बड़े एक्टर है, दिग्गज एक्टर है उसमें, तो इट्स अ क्राइम ड्रामा एंड इट्स गुड। आज लोगों को यही सब पसंद है और लोग जानना चाहते हैं मुलायम सिंह की लाइफ कैसे एक आम आदमी इतना बड़ा बनता है। यही कहानी होती है जब छोटे से आदमी, तो इंस्पायरिंग स्टोरी है और देखेंगे तो आपको मजा आएगा। महबूब भाई, एजाज खान भी एक कहानी बिल्कुल अलग है, क्या इसके ऊपर कोई आप बायोग्राफी बनाएंगे? अगर वो इजाजत देते तो अभी मैं साइन कर लेता हूँ। एजाज खान बोलता सच है, सच्ची से बोलता है, लेकिन हर बार एक ही चीज रहता है कि वो बोलने का जो नजरिया थोड़ा अलग है, लोग उसको गलत वे में ले जाते हैं। नहीं देखिए, मैं इनके साथ में आज तकरीबन 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 10 साल में हमने अच्छे बुरे बेहतरीन सारे दिन देखे। और इसमें हमने एक ही चीज़ समझ में आया कि इमोशनल बंदा बोलता दिल से है, उसको लोग सुनते कैसे है वो सुनने वाले पर है। ये बोलने वाला बंदा अपने हिसाब से ही बोलेगा। इनको अगर अभी बोलो, कुछ समझाओ कि बाहर जाके ऐसा नहीं बोलना है, अगर उनके दिल में रहेंगे तो वैसे ही बोलेगा जैसा उनको बोलना है। बायोग्राफी के लिए आप बायोग्राफी, अगर एजाज भाई की बायोग्राफी से अच्छी और अच्छे काम करने दे और जरा लोगों को इंस्पायर करने दे, फिर मेरी 10 साल के बाद बनाना बायोग्राफी। अभी मैं बहुत छोटा हूँ बायोग्राफी। अगर इनकी बायोग्राफी बनती है तो मुझे कम से कम 200-500 लड़कियों को कास्टिंग करनी पड़ेगी, जो अभी मुश्किल है मेरे लिए। तो फिलहाल इनकी बहुत सारी कहानियां है यार। अभी तो छोटा मोटा हुआ है, लेकिन बनेगी तो मजा आएगा। उसमें खर्चा बहुत होगा, सरकार से लड़ाई, अंबानी से लड़ाई, नहीं क्या है, बड़ी बड़ी कहानी है। इन्होंने जब तो कम कर दिया ना आपने सर। नहीं, जब इन्होंने अभी क्यों कम कर दिया, समझो मेरी बात को समझो। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे बोलने से अगर फर्क पड़ता ना, मैं बोलता। मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे बोलने से फर्क पड़ता तो मैं बोलता। आज देश की जो हालत है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब घर जाते हैं, खाना खाते और सो जाते हैं। किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, किसानों को खाना नहीं है, किसानों को ठंडी में मर रहे किसान, हम खाते हैं, हम सो जाते हैं। किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और अभी हमारी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो इससे आगे आप बुलवा मत मेरे से ज़्यादा प्लीज़। तेरे को थैंक यू।